आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 की टेक्स्ट बुक का लेसन 3 पढ़ेंगे, है ना। हो सकता है, हमको लग रहा है कि आप लोग पढ़कर आए होंगे, पढ़कर नहीं आए। तो आज के लेसन का क्या नाम है? चखने से पचने तक। इस चैप्टर में भी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसके मुख्य बिंदु को हम लोग पहले समझेंगे। बाकी चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में बच्चों को चखने और पचने से संबंधित जानकारी दी गई है कि कैसे हम किसी खाद्य पदार्थ का स्वाद चखते हैं और कोई भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो पचता कैसे है। क्या हुआ? शांत रहिए थोड़ा सा। क्लास के दौरान यहाँ वीडियो में डिस्टर्ब होता है, ठीक है, और आपको भी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि आप लोगों को घर में समय नहीं है पढ़ने का, ये हम देख रहे हैं। आगे का अध्याय भी नहीं पढ़ के आ पा रही हैं। दूसरी बात ये है कि आप पढ़िएगा घर में तो कुछ नहीं निकाल पाइएगा, ये हमें पता है। इसलिए ये जो पढ़ाई हो रही है इस बात को आप लोग याद रखिए। एक बार फिर हम याद दहानी कर देते हैं कि ईवीएस में 30 मार्क्स में 15 मार्क्स आपका इसी बुक पर आधारित है। क्लास 5 और क्लास 3 और क्लास 4, इसी चारों बुक को आपको डेप्थ में अध्ययन करना है। हालांकि उतना डेप्थ में लिखा हुआ नहीं है, बच्चे के लेवल पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप जितना लिखा होगा उसी को गहराई से पढ़ लेते हैं, हर एक पार्ट्स को आप बुक को पढ़ लेते हैं, तो आपका 15 में 15 मार्क्स आ सकता है। जिस तरीके से हम स्टूडेंट को हिंदी में कॉन्फिडेंस देखते हैं कि सर हिंदी में जो गद्यांश और पद्यांश होता है उसमें कुल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 में 15 भी बहुत सारे स्टूडेंट सही करते हैं और बहुत सारा गलत होता है तो 1-2 क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि उसका आंसर गद्यांश में छिपा हुआ होता है। वही स्थिति यहाँ पर ईवीएस की है। अगर आप ईवीएस को इस अंदाज से पढ़ लेते हैं जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं तो आपका 15 नंबर परफेक्ट हो जाता है ईवीएस में, और पेडागोजी अगर पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से 10-12 नंबर आ जाता है। यानी आप चाहें तो थोड़ा सा केयरफुल होकर अगर क्लास करते हैं तो इस क्लास में ही आपको जो है 27-25 मार्क्स तक आप लोग ला सकते हैं। इसलिए इस मौके को गवाइए मत। इस तरीके से ध्यान से क्लास समझिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको नई सीखने को मिलती है। क्लास 5 की बुक है लेकिन वैसी जानकारी भी आपको मिलती है जो आपने अपने स्कूलिंग में कभी नहीं ग्रहण किया हो, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम हम लोग किस तरीके से पढ़े आप लोग जान ही रहे हैं, दाएं बाएं करके क्लास पास किए। तो इसलिए गौर से समझिए, ध्यान से सीखिए। आज जो हम लोगों का क्लास है वो क्लास 5 की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की, उसका लेसन नंबर 3 चलेगा, चखने से पचने तक। इसके अंदर 2 हिस्से हैं। पहले पार्ट्स में बच्चों को ये जानकारी दी गई है कि टेस्ट क्या होता है, टेस्ट को कैसे पहचानते हैं, ये ज्ञान दिया गया है कि टेस्ट को पहचानने में हमारे शरीर का कौन सा अंग मदद करता है। दूसरी बात फिर पचने की बात हो रही है कि भोजन हम जो खाते हैं वो पचता कैसे है। तो थोड़ा लाइट में ही नॉलेज दिया गया है, पूरा बायोलॉजी की तरह पूरा डेप्थ में जाकर के नॉलेज नहीं दिया गया है। एक पार्ट तो ये है और फिर दूसरा पार्ट इसी कहानी का समसामयिक मुद्दे, मतलब पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय मुद्दे से शुरू होता है। यानी सेंसिटिव मुद्दे को उठाया जाता है कि हमारे देश के अंदर लोग किस तरीके से भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। ये भी दिखाया गया है एक मुद्दा कि लोग, कुछ बच्चे जो है खाने पीने पर केयर नहीं करते हैं तो उसके स्वास्थ्य पर किस प्रकार बुरा प्रभाव पड़ता है। और एक रोचक कहानी, इस पचने के ज्ञान को बच्चों को देने के लिए एक रोचक कहानी का सहारा लिया गया है, एक सच्ची घटना का सहारा लिया गया है, उस घटना का जिक्र है। तो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर आज यही सीखना है इस चैप्टर के अंदर कि भोजन को चखा कैसे जाता है, चखने के लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है, और दूसरा भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है, पचने के लिए हमारे शरीर के कौन कौन से पार्ट्स उत्तरदायी हैं, और तीसरा संवेदनशील मुद्दे कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, उसको कैसे इस समस्या से निजात दिलाया जा सकता है। इस मुद्दे के भी प्रति
बच्चे को जागरूक करने की कोशिश की गई है इस लेसन में। ठीक है, लेसन की शुरुआत बच्चों के स्टाइल में होता है। बच्चों की शिक्षण विधि जो है कि बच्चों से पूछा जा रहा है कि बताओ, झुम्पा रसोई गई, झुम्पा किसी का नाम है, झुम्पा रसोई गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं ये नहीं खाऊंगा कड़वे करेले, है ना। इस टाइप से कहानी की शुरुआत होती है। और ये कहानी बताने के पीछे मेन मकसद आपको क्या है, यानी आपको इसको कहानी को पढ़ने के बाद कौन कौन से पॉइंट को नोट आउट करना चाहिए वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले जीभ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जीभ को जिह्वा भी कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, टंग्स, है ना। अब ये जिह्वा क्या है, कहानी के अंदर जो बात स्वाद की हो रही है, तो ये हम लोग भी जान रहे हैं कि स्वाद, खट्टा मीठा की पहचान हमें जीभ से होती है ना। तो हमारे शरीर में एक अंग है जीभ, जिसका मुख्य काम क्या क्या है ये जानेंगे। जीभ के हम तो विभिन्न प्रकार के स्वाद का खाना खाते हैं, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन। तो ये खट्टा मीठा कड़वा नमकीन हमारे जिह्वा के किस पार्ट्स से पता चलता है। मान लीजिए कि ये जीभ है ना, आपको ये जानकर रखना है कि जीभ को कौन सा पार्ट्स जो है मीठा का पता चलता है, किस पार्ट्स से खट्टे का पता चलता है, किस पार्ट से नमकीन का पता चलता है। ठीक ना। मान लीजिए कि ये जीभ है, जीभ का ये हम कंस्ट्रक्शन इसको 4 पार्ट्स में बांट दिए हैं। 1 2 3 4। ठीक ना। यही 4 जीभ के पार्ट्स हैं जो हमें 4 तरह के स्वाद को इंडिकेट करता है। यहाँ पर शुरुआती हिस्से में जीभ के इससे जो है हमें मीठा का एहसास होता है। कुछ हम खाएंगे मीठा चीज तो हम जीभ के नोक के पास रखेंगे तब हमें पता चलेगा। अगर आपको तरकारी में नमक चखना है तो आपको नोक पर रखने से पता नहीं चलेगा, आपको उसके बाद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है नमकीन, सॉल्टी, और ये है खट्टा, और ये पार्ट्स जो है ये है कड़वा। ये जीभ के 4 हिस्से में हमने बांट दिया है। और इस 4 हिस्से में आपको ये जानकारी रखना है कि जीभ का अगला हिस्सा मीठे स्वाद को ग्रहण करता है, उसके बाद वाला हिस्सा जो चीज इधर लिखे वही पार्ट्स इधर है, उसके बाद वाला हिस्सा नमकीन स्वाद का मजा लेता है, फिर उसके बाद वाला हिस्सा खट्टा को लेता है, और फिर उसके बाद कड़वा। यानी हम अपने जीभ को 4 हिस्से में स्वाद के टाइप में बांट सकते हैं। ठीक है, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, 4 पार्ट्स में आप अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक ना। ये समझाने के पर्पज से हमने ऐसे बनाया है। ये हो जाता है मीठा, ये हो जाता है नमकीन, ये हो जाता है खट्टा, और ये हो जाता है कड़वा। आपको तीता दवा जो खाते हैं कंठ के पास तीता लगता है ना। उसी तरीके से तीता मतलब मिर्ची वाला जो तीता है, तीखा जिसको कहते हैं, वो आपको कहाँ लगता है, ये अब आप लोग अपना अनुभव कीजिए कि कौन सा स्वाद हमें जीभ के किस हिस्से में ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जीभ जो है स्वाद ग्रहण कैसे करता है, इस पर आपको जानकारी दी गई है। जीभ तो क्या है ये समझ गए। अब जो है एक होता है स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड जिसको कहते हैं। स्वाद जीभ के पार्ट्स एक है जिसका नाम है स्वाद कलिकाएं। आप जीभ को जब देखिएगा तो आपको जीभ पर दाना दाना उभार ऐसा नजर आएगा, है ना। जीभ के ऊपर जो दाना दाना उभार है उसी को हम लोग कहते हैं स्वाद कलिकाएं। वही जो है सिग्नल देता है कि ये खट्टा चीज हमारे मुंह में आया या मीठा चीज आया। और वही स्वाद नलिकाएं पचने की जब हम बात करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कि वही स्वाद नलिकाएं एक रस निकालती है जिसको हम लोग लार बोलते हैं या बायोलॉजी की भाषा में लसिका बोलते हैं। वह लसिका हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है।
ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इस दो बिंदु पर चर्चा करनी है, जीभ क्या है और स्वाद कलिकाएं क्या है। तो जीभ क्या है? मुंह में स्थित एक मांसल रचना है। जीभ क्या है? मुंह में स्थित एक मांसल मतलब मांसपेशी वाली मांसल रचना है। स्वाद कलिकाएं क्या है? तो जीभ के ऊपर दानेदार, जीभ के ऊपरी सतह पर दानेदार टाइप का संरचना पाई जाती है, उसी को स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जीभ के ऊपर दानेदार जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। अब हमारे जीभ में आप बताइए कि कितनी कलिकाएं, वो दाना दाना कैच कितना पीस है, बता सकते हैं? अंदाजा है? बोलिए। हमारे जीभ पर ये रोचक जानकारी है कि हमारे जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं मौजूद हैं। ये अतिरिक्त ज्ञान है, ठीक है। जीभ के क्या कार्य हैं? जीभ के कार्य या स्वाद कलिकाओं के कार्य, कुछ भी कह सकते हैं। हमारा जीभ कौन कौन फंक्शन करता है? जब हम खाना खाते हैं, भोजन को उलटने में हमारी मदद करता है। जीभ हमारे अंदर मुंह में भोजन को अलट पलट करने में मदद करता है, क्योंकि दांत का काम है दाने को पीसना, है ना। तो पीसने के लिए अंदर जो हम जबान के मदद से इधर उधर उसको घुमा फिरा करते हैं, ताकि पूरा लुकमा जो है, पूरा टुकड़ा रोटी का पिसा जाए। क्लियर है? फिर उसके बाद इसका क्या काम है कि जीभ की स्वाद कलिकाओं से एक रस निकलता है। जीभ लार छोड़ता है, जिसे लसिका कहते हैं। और ये लसिका जो है, ये लसिका भोजन को पचाने या तोड़ने, जो भी लिखिए, में मदद करता है। अब थोड़ा डेप्थ में अगर जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सर भोजन में जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को पचाने का काम हमारा ये लार करता है। लार जो है, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये, लार जो है स्टार्च को पचाता है। चलिए नोट कीजिए। समझ में आ गया आप लोगों को? जीभ को कितने पार्ट्स में बांटा है स्वाद के वर्गीकरण से? सबसे अगला हिस्सा मीठा, उसके पीछे वाला, फिर देखे नहीं काहे लगती हैं आप लोग, कॉपी नहीं देखना है। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, है ना। बस यही याद रखना है कि दवा कंठ में तीता लगता है, मुंह में नहीं। तो ये जीभ से रिलेटेड, स्वाद से रिलेटेड इतनी जानकारी आपको इस किताब में कहानी के माध्यम से दिया हुआ है। इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है जिस तरीके से हमने लिखा है। क्लियर है? उसके बाद फिर जो है भोजन के पचने की कहानी दी गई है कि हमारा भोजन पचता कैसे है, ठीक ना। तो भोजन कैसे पचता है? अभी हम लोगों ने जीभ का एक कार्य देखा कि जीभ अपने बर्ड्स से एक लार निकालता है, लिक्विड छोड़ता है ना। कंटिन्यू है ये लिक्विड छोड़ना, और ये जो है भोजन को में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और भोजन को पचाने का काम
शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। अब हम लोग समझते हैं कि पेट में खाना पचता है, लेकिन नहीं, पचने का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो पाचन क्रिया को हम लोगों को समझना है कि हमारे शरीर में कौन कौन से पार्ट्स पाचन क्रिया में मदद करते हैं। इस बात को समझाने के लिए इस कहानी में एक पुरानी घटना का जिक्र किया गया है कि 1822 ईस्वी में मार्टिन नाम का एक फौजी था, उसे गोली लग गई थी और डॉक्टर ने उसका इलाज किया। लेकिन हुआ क्या कि इलाज तो कर दिया, गोली निकाल दिया, ठीक भी हो गया, लेकिन उस पेट में छेदा रह गया। पेट में छेदा रह गया। जैसे आप लोग कान खोदाती हैं तो कैसे कान में छेदा अभी तक परमानेंट है, जब चाहिए उसमें ठूस दीजिए तिनका, चाहे कुछ भी। तो उसी तरीके से यहाँ गोली लगने के बाद सब कुछ सही हो गया, उसके बाद भी छेदा कंटिन्यू रह गया और चमड़ा सट के वो छेदा बंद हो जाता था, लेकिन जब चाहता था उसको झांक के देख सकता था। ठीक है, इसलिए इस कहानी में कहानी का नाम ही लिख दिया गया है, कहानी पेट में झांका जाना भेद। पेट में झांका जाना भेद, है ना, ये कहानी दिया गया है। बच्चे की साहित्य छपती है चकमक, जैसे चंपक, है ना, उसी तरीके से एक साहित्य महीना वाला छपता है चकमक। उस चकमक में एक लेख छपा हुआ था, इस लेख का नाम था कहानी पेट में झांका जाना भेद। और उसी चकमक में एक कविता भी लिखी गई थी, कहानी खिड़की वाले पेट की। इस दोनों, एक कविता और एक कहानी के माध्यम से बच्चों को ये जानकारी दी गई है कि कभी 18 साल का एक फौजी को गोली लगी थी, सन 1822 ईस्वी की घटना है, उसको इलाज भी किया गया, वो ठीक भी हो गया, ठीक होके अपना सामान्य जिंदगी जीने लगा, लेकिन एक परमानेंट छेद उसके पेट में हो गया। और डॉक्टर को ये देखकर बड़ा अजीब महसूस हुआ। उस समय तक लोग इतना नहीं जानते थे कि भोजन कैसे कैसे अंदर में पचता है। ठीक ना, 1822 की बात हो रही है। उस समय पेट के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स है, उतनी संरचना के बारे में आज के तरह 3D फोटो अल्ट्रा वगैरह नहीं था, उतना अंदर का पार्ट्स नहीं जानते थे। तो वो डॉक्टर उस पर अब रिसर्च करने लगे, समय समय पर उसको बुलाते थे, झांकते थे, एक तो पाइप लगा के, ट्यूब लगा के, यहाँ से वो खाना खाता था, ये ट्यूब लगा के उस खाने को निकाल लेते थे। अंदर शरीर के अंदर आमाशय यानी पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, उस एसिड को वो ट्यूब से निकाल लेते थे। और उस डॉक्टर ने उस पर कई प्रयोग किए और प्रयोग करके हमें बताया कि भोजन पचता कैसे है। ठीक ना, उस प्रयोग से डॉक्टर ने बताया कि हमारे पेट के अंदर एक पाचक रस स्त्रावित होता है, वो भोजन में मिलता है और उसको पचाता है। पचाने में 2 से 4 घंटा लगता है। उन्होंने प्रैक्टिकल में क्या किया, पेट में बनने वाले पाचक रस को पाइप की मदद से उसी खिड़की के जरिए खींच लिया करते थे और यहाँ शीशे में रख दिया, रोटी का टुकड़ा चूर के डाल दिया और वही रस को डाल दिया कि देखते हैं कैसे पचता है खाना। इस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया और जितना प्रयोग उन्होंने किया उसका एक चार्ट आपके यहाँ बुक में कहानी के अंदर बना हुआ है कि उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि अगर रोटी का टुकड़ा इस गिलास में पाचक रस में मिलाकर अगर हम रखते हैं तो इसको 4 घंटा पचने में लगा, लेकिन वही रोटी के टुकड़े को पेट में 2 घंटे में पच गया। ठीक है, तो इस कहानी का मेन सार ये है कि हमें ये सीखना है कि भोजन हमारे शरीर में पचता कैसे है, भोजन हमारे शरीर में पचाने के लिए शरीर में कौन कौन से अंग उत्तरदायी हैं। ठीक है, यानी हमें अब अपने शरीर के पाचन तंत्र को समझना है। हमारे शरीर में 10 तरह का तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, है ना, उसके बाद श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र हमें समझना है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमें समझना है। यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट कोई हैं? आप हैं? आप है ना, ठीक है, अभी आप ही बताइएगा, आप ही बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव भोजन का पाचन कैसे होता है, पाचन की प्रक्रिया समझिए, ध्यान से समझिए। ठीक है,
ये तो समझ गए होंगे क्या बना है। ये जो है इसे हम लोग कहते हैं, ये सबसे पहले ये क्या है, मुख, मुंह या मुख, ठीक है। हम सबसे पहले भोजन कहाँ पे लेते हैं, मुंह में लेते हैं, उसको उल्टाते पुलटाते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं। और अभी हमने सीखा कि जीभ से लार निकलता है, वो लार उस भोजन में मिल के स्टार्च को पचाने में शुरू कर देता है। तो भोजन को पचाने की क्रिया कहाँ से शुरू हो गई, मुख से शुरू हो गई। इसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी, ये मुख है ना। तो सबसे पहला काम कर, मुख के बाद इसको कहते हैं ग्रसनी, गिरसनी। मुंह के बाद ये यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर इस पाइप के जरिया हमारे पेट में जाता है। इसी पाइप को कहते हैं ग्रास नली या मुख नली। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से जो है एक संरचना पाई जाती है, देखे है ना सिरप के बोतल में इसका बना हुआ रहता है, क्या कहते हैं इसको, अमाशय, ठीक है। इसे कहते हैं अमाशय यानी स्टोमक। हम लोग आम भाषा में इसको कहते हैं पेट। क्लियर है। खाना यहाँ चला आता है, ठीक। और यहाँ आकर अब कहा जाता है ना कि भूख आपको जितना उससे कम खाइए। मतलब कोई आदमी अगर यहाँ तक ठूंस लेगा, भर लेगा, तो उसको उलटने पुलटने में मुश्किल होगा, इसलिए कहा जाता है कि यहीं तक खाइए। इसे क्या कहते हैं, अमाशय। अमाशय के बाद फिर शुरू होता है ये ओझड़ी पटौनी है, समझ गए। क्लियर है। इसे क्या कहते हैं, छोटी आंत। अभी बड़ी आंत कहाँ है। हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है, भोजन को पचाने के लिए कौन कौन से अंग इंटरनल उत्तरदायी है, उसको लिख रहे हैं। हमारा भोजन सबसे पहले मुंह में आता है, तो मुंह हो गया हमारे जीभ, मुंह हो गया सबसे पहला पार्ट। मुंह से फिर ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से टघर के ग्रास नली में जाता है, और ग्रास नली के बाद सीधे पेट में चला जाता है, ठीक है। यहीं पर एसिडिटी होता है। उसके बाद इस पेट से भोजन छोटी आंत में जाता है, महीनके ओझड़ी में जाता है, ठीक है। इस छोटी आंत में भोजन सबसे ज्यादा देर तक रहता भी है और सबसे ज्यादा हिस्सा यहीं पर पचता है। समझ में आ गई बात। अब आगे समझिएगा। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से भोजन पचने के बाद मान लीजिए कि ये इसका ये शुरू है और इसका ये लास्ट है, ये इसका ये वाला मान लीजिए कि ये इसका लास्ट है, ये वाला लास्ट है ना। यहाँ से शुरू हुआ, इसका छोर यहाँ है। अब एक आता है बड़ी आंत। ये है बड़ी आंत। इसको थोड़ा मोटा और मोटा बना सकते हैं। ये है बड़ी आंत, ठीक है। इसे कहते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत में भोजन पचने के बाद इसी छोर से बड़ी आंत में घुस जाता है। ये मोटा वाला पार्ट्स होता है, ठीक है। ये बड़ी आंत में फिर भोजन में पानी वगैरह जो बच जाता है, भोजन सारा लगभग यहीं पच गया। पचने के बाद फिर जो शेष बचा भोजन का बेकार पदार्थ, उस बेकार पदार्थ को इस होकर गुजरना पड़ता है, इस होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट्स है, यहाँ से शुरू है और यहाँ पर आके खत्म है। तो यहाँ से वो भोजन जाते जाते
इतना से उसको रास्ता तय करना पड़ता है। तय करने का पीछे मकसद ये है कि उस भोजन में जो पानी बच गया है उस पानी को सोख लेना। सोख लेने के बाद फिर यहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है जिसको हम स्टूल कहते हैं, वो स्टूल आके मल द्वार में आकर जमा हो जाता है। ठीक है, बाद में समय समय पर उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बड़ी आंत। तो भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से यही पार्ट्स जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन इसके ये डायरेक्ट यानी हमारे शरीर में भोजन कितना सफर तय करता है, लेकिन इसको पचाने के लिए और भी कई पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं जो केमिकल को भेजता है। यहाँ आमाशय में केमिकल को भेजने के लिए 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स है, इसको कहते हैं लीवर, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी, यकृत। यकृत एक रस निकालता है, एक केमिकल निकालता है। ठीक है, उसको हम लोग जठर रस, ये मतलब यकृत रस कहते हैं। और ये रस जो है जाकर के यहाँ पर एक थैली बनी होती है और यहाँ पर से इसका कनेक्शन है। यकृत से एक रस निकलता है जिसको हम लोग, वो रस जो जाकर के पित्त में जमा हो जाता है, इसको पित्त कहते हैं। ये जो है, ये पार्ट्स जो है पित्त है। गॉल क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, यकृत में एक एंजाइम तैयार होता है, एक केमिकल तैयार होता है। वह केमिकल पैप के माध्यम से इसमें आता है और यहाँ जमा हो जाता है, जिसको हम लोग पित्त की थैली कहते हैं। और इस पित्त की थैली से भी एक पाइप यहाँ सेटिंग किया हुआ रहता है। ठीक ना, और यहाँ सेटिंग नहीं रहता, यहाँ पे रहता है, समझने के लिए बना दिए। तो यहाँ से ये पित्त रस समय समय पर यहाँ जाकर के भोजन को पचाने में मदद करता है। एक और पार्ट्स होता है जिसको अग्न्याशय कहते हैं। भुट्टे के डिजाइन का एक और पार्ट्स यहाँ पर होता है, इसको हम लोग अग्न्याशय कहते हैं। पैंक्रियास। ठीक है, तो ये पैंक्रियास से भी एक रस निकलता है जिसको जठर रस कहते हैं। यहाँ से भी एक पैप कनेक्टेड है, यहाँ से भी रस निकल के छोटी आंत में मिल जाता है। वहाँ ये सारा रस निकल के भोजन को पचाने में मदद करता है। आमाशय खुद एक केमिकल छोड़ता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक ना, तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये खुद अपना, तो पता ये चला कि हमारे शरीर में 1, 2, 3, 4 ये 4 अंग ऐसे हैं जो एक स्त्राव, एक केमिकल निकालते हैं, जो केमिकल भोजन को पचाने में मदद करते हैं। क्या नाम है इसका, यकृत, है ना, लीवर या कहते हैं जिगर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पित्ताशय। मुर्गा वगैरह में देखते हैं ना, अगर पित्त अगर चला गया खाने में तो पूरा खाना पीता हो जाता है। खाइए कि ना मुर्गा, आपने खाइए। चलिए, उसके बाद ये क्या है, अग्न्याशय, और ये क्या है, अमाशय। समझ में आया? ये इतना जानकारी बुक में नहीं है। बुक में सिर्फ दिया हुआ है कि उस डॉक्टर ने जो झांक कर देखा कि अंदर से एक रस निकलता है, वही को पाचक रस उन्होंने नाम दिया, और वही पाचक रस हमारे भोजन को पचाता है। ये इसका दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट समझ में आ गया। पहला पार्ट में जीभ और उसके स्वाद से रिलेटेड बातें की गई हैं। दूसरे पार्ट्स में भोजन के पचने से संबंधित बातें की गई हैं। अब इसका तीसरा पार्ट शुरू होता है। तीसरा पार्ट जो है संवेदनशील मुद्दे। संवेदनशील मुद्दे से शुरू होता है। ठीक है, इसमें एक घटना का जिक्र किया हुआ है, एक जगह का जिक्र किया गया है। तो उसके पहले तो हमने बताया कि संवेदनशील मुद्दे को उठाने के लिए उन्होंने 2 बच्चे का एक चार्ट बनाया है, भोजन का चार्ट। ये बच्ची है, इन्होंने भोजन इस तरीके से ग्रहण किया। रश्मि 5 साल की लड़की है और कैलाश 7 साल का लड़का है। रश्मि के बारे में लिख रहा है कि वह 3 साल की देखने में लगती है, हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है, अक्सर बीमार रहती है,
थकान के कारण स्कूल भी नहीं जा पाती है, खेलने की भी ताकत नहीं है। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ खाना, तो कहता है पूरे दिन थोड़े थोड़े चावल या एक आधे रोटी मिली तो समझो उसे बहुत मिल गया उसकी, यानी इसकी गरीबी का झलक दिखा रहा है। दूसरी तरफ कैलाश नाम का लड़का है, उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा है, थुलथुला है, पैर में दर्द रहता है, फुर्ती से भी कोई काम नहीं कर पाता है, बस से स्कूल जाता है, दिन में कई घंटे टीवी देखता है, और खाना कहता है कि घर का बना उसको पसंद नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी से दूर रहता है, बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही सब भाता है उसे। बच्चे को इस दोनों की तुलना करके ये समझाया जा रहा है कि एक तरफ वह बच्चा है जिसको भोजन नहीं मिल रहा है और थोड़ी आधी रोटी मिल गई तो वो उसको लिए बहुत हो गया है ना। उसकी वजह से दिखाया क्या गया कि भोजन नहीं मिलने से उसका शरीर दुबला है 5 साल की, देखने में लग रही है 3 साल की, थकान होता है, बीमार रहती है हमेशा। पता ये चला बच्चों को समझाने के लिए कि अगर हम सही से भोजन नहीं खाएंगे, भरपेट भोजन नहीं खाएंगे तो हमारा ये हाल हो सकता है। दूसरा ज्ञान क्या दिया गया कि अगर आपके पास है खाने का पैसा तो भी आप दाल चावल रोटी नहीं खा करके पिज्जा बर्गर दिस दैट खा रहे हैं। इससे भी बच्चे में क्या कमी नजर आया कि वह मोटा थुलथुला हो गया है, चल नहीं पाता है, बस से स्कूल जाना पड़ता है, खेल नहीं पाता है। 2 सिचुएशन, एक सिचुएशन में लोग भोजन की कमी को दिखाया गया है और एक सिचुएशन में भोजन की ज्यादती को दिखाया गया है ना। ये दोनों स्थिति बच्चों के लिए घातक है। अब बच्चों को ज्ञान क्या मिला कि हमें घर का पका पकाया शुद्ध और ताजा भोजन ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक संवेदनशील मुद्दा उठाया गया है कि हमारे देश में बहुत से लोग भूखमरी के शिकार हैं, भूखमरी के शिकार हैं, भूख के कारण मृत्यु होती है, ठीक है। भूख के कारण मृत्यु होती है। ये एक संवेदनशील मुद्दा से बच्चे को जागरूक किया गया है। और एक जगह जिसका नाम है काला हांडी, काला हांडी एक जगह है उड़ीसा में। उड़ीसा के काला हांडी का स्थिति दिखाया गया है इस कहानी में कि उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है काला हांडी। दुनिया में ये 2 कारण से फेमस है। काला हांडी दुनिया में 2 कारण से फेमस है। सबसे पहला कारण तो ये है कि दुनिया में सर्वाधिक चावल, अनाज के मामले में, अनाज उत्पादन के मामले में सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र ये जाना जाता है। काला हांडी जगह जो है अनाज के मामले में सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र माना जाता है। एक तरफ तो उड़ीसा का काला हांडी क्षेत्र अनाज उत्पादन के मामले में समृद्ध क्षेत्र कहलाता है और दूसरी तरफ अकाल व भूखमरी से होने वाली मौतों के लिए वो प्रसिद्ध है। यहीं तक ये मुख्य रूप से ये कहानी था। 3 बातें हम लोगों ने जाना इस कहानी के अंदर। सबसे पहले चखना, स्वाद, जीभ की कलिकाएं, ये सारे पार्ट्स को हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने जाना जीभ का फंक्शन, जीभ कौन कौन काम करता है। फिर हम लोगों ने जाना हमारे यहाँ भोजन पचता कैसे है पेट में, कौन कौन से पार्ट्स पेट के भोजन पचाने के लिए उत्तरदायी हैं। फिर हम लोगों ने मार्टिन नाम के एक फौजी का कहानी समझा। डिटेल आप लोग इस कहानी को पढ़ लीजिएगा अलग से, है ना। और उस मार्टिन के पेट में जो छेद हो गया था, उस छेद के बाद डॉक्टर ने उस पर क्या प्रयोग किए, उस डॉक्टर का क्या नाम था, जोसेफ नाम का कोई डॉक्टर था, हाँ बोमोंड, है ना। बोमोंड नाम के डॉक्टर ने उस पर रिसर्च किया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।